जय हिंद दोस्तों। आज 16 सितंबर है, वर्ल्ड ओजोन डे है, यानी विश्व ओजोन दिवस है। सवाल ये उत्पन्न होता है कि 16 सितंबर को ही विश्व ओजोन दिवस क्यों मनाया जाता है। साथ ही साथ आज विश्व के सामने सबसे बड़ी समस्या में से एक समस्या है ओजोन डिप्लीशन, यानी ओजोन क्षरण। ओजोन क्षरण को रोकने के लिए हमारे पास 3 कन्वेंशन हैं: वियना कन्वेंशन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और किगाली समझौता। ये तीनों ही समझौता हुआ था बेसिकली ओजोन क्षरण को रोकने के लिए। तो ये तीनों ही समझौता क्यों है, डिटेल से हम डिस्कस करेंगे। चलिए, हमारे चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ इसे शेयर कर दें। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कोई सुझाव देना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं और वीडियो को निश्चित तौर पे लाइक कर दें। सबसे पहले हम थीम देखते हैं कि इस वर्ष का थीम क्या है। वर्ल्ड ओजोन डे 2021 का जो थीम है वो थीम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, कीपिंग अस आर फूड एंड वैक्सीन कूल। हिंदी में इसे कह सकते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, हमें अपने आप को, अपने खाने को और अपने वैक्सीन को कूल रखना है, यानी ठंडा रखना है। अब देखो, बेसिकली ओजोन जो है ऑक्सीजन के 3 अणुओं को मिला के बना होता है। जो ऑक्सीजन के 2 अणु को मिलाकर बना होता है वो ऑक्सीजन गैस होता है, लेकिन जो 3 अणु को मिलाकर के बना होता है वो ओजोन होता है। ओजोन समताप मंडल में पाया जाता है। समताप मंडल में एक लेयर होता है ओजोन का, जो लगभग 30 से 32 किलोमीटर के रेंज में होता है, एक लेयर होता है। इसका इम्पोर्टेंस क्या है कि सूर्य से जो प्रकाश आती है धरती पे, तो उस प्रकाश में पराबैंगनी किरण होती है, अल्ट्रा वायलेट रे होती है। तो सूर्य से आने वाले अल्ट्रा वायलेट रे को, पराबैंगनी किरण को ये रोक लेता है और इसे अवशोषित कर लेता है, इसे पृथ्वी को पहुंचने नहीं देता। अगर मान लेते हैं कि ये परत जो है समाप्त हो जाए, ओजोन परत समाप्त हो जाए, तो क्या होगा कि सूर्य से आने वाली जितनी पराबैंगनी किरण है वो धरती पे आएगी और धरती पे आने के बाद लोगों में, मनुष्यों में, जानवरों में तरह तरह के कैंसर की बीमारी होगी या कई सारी बीमारियां लोगों में होगी। तो इसलिए हमारे लिए ये परत जो है वो ये वरदान है। धरती के 30 से 32 किलोमीटर के ऊपर पाए जाने वाला, समताप मंडल में पाए जाने वाला ये जो परत है, ओजोन परत, ये हमारे लिए वरदान है। इसके क्षरण को रोकना, लगातार वैज्ञानिक इसके लिए काम कर रहे हैं और इसके लिए 3 बेसिकली समझौता हुआ है। सबसे पहला समझौता जो हुआ है इसे कहा गया वियना कन्वेंशन। वियना कन्वेंशन हुआ था मार्च 1985 में। ओजोन परत के संरक्षण को रोकने के लिए वियना में एक विश्व स्तरीय सम्मेलन हुआ था, जो ओजोन संरक्षण से संबंधित अनुसंधान पर एक अंतर सरकारी सहयोग, ओजोन परत पे व्यवस्थित तरीके से निरीक्षण करना और बेसिकली क्लोरोफ्लोरोकार्बन की निगरानी करना, इसके सूचना को प्रदान करना आदि मुद्दा था। देखो, ओजोन क्षरण जो होता है, ओजोन क्षरण को नुकसान पहुंचाने के लिए, ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने में सबसे बड़ी भूमिका होती है क्लोरीन की। दूसरे लफ्जों में इसे CFC गैस भी कह सकते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन में क्लोरीन होता है जो ओजोन को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाता है। तो वियना कन्वेंशन में चर्चा हुआ था कि ये CFC गैस जो है ये सबसे अधिक ये सबसे अधिक नुकसान पहुंचाता है ओजोन परत को। तो हमें इससे कम करना है, इसके सूचना को आपस में हमें शेयर करना। ये चर्चा हुआ था वियना कन्वेंशन में। 1985 में ये कन्वेंशन हुआ था और 1988 में इसे अपनाया गया था। ओजोन को लेकर के ये गैर बाध्यकारी प्रयास था, यह बाध्यकारी प्रयास नहीं था। यानी जितने भी इसमें पार्टी हैं, जितने भी इसमें इन्वॉल्व हैं, देश इन्वॉल्व हैं, वो खुद अपना डिसीजन लें, यानी उस पर ये पूरी तरह से लागू नहीं होगा। वो चाहते तो अपनी मर्जी से कुछ और भी लागू कर सकते हैं। गैर बाध्यकारी का मतलब होता है कि ये बाध्यकारी नहीं है, ऐसा नहीं कि इसे आपको अपने देश में लागू करना ही करना है। 2009 में सार्वभौमिक सत्यापन करने वाला ये पहला कन्वेंशन बना था। तो इस रूप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा सम्मेलन है या कौन सा ऐसा समझौता है जो सार्वभौमिक सत्यापन करने वाला पहला सम्मेलन है, यानी जितने भी देश थे, जितने भी पार्टी है, इसमें सभी पार्टी ने इसका सत्यापन किया था। तो पहला समझौता हमारे पास है वियना सम्मेलन, यानी वियना कन्वेंशन। दूसरा जो कन्वेंशन है इसे कहा गया है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और ये इम्प्लीमेंट हुआ था 16 सितंबर 1987 को। इस पे हस्ताक्षर किया गया था, 16 सितंबर 1987 को हस्ताक्षर किया गया था। यही कारण है कि 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। क्यों विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को ही मनाया जाता है?
क्योंकि इसी दिन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पे हस्ताक्षर किया गया था। आज तक का विश्व का सबसे सफल प्रोटोकॉल इसे माना जाता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को आज तक का विश्व का सबसे सफल प्रोटोकॉल माना जाता है। वियना कन्वेंशन गैर बाध्यकारी था, लेकिन ये जो कन्वेंशन है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, ये बाध्यकारी बनाया गया था। यानी जो भी देश इसको रेक्टिफाई करेंगे, जो भी देश इसका सत्यापन करेंगे, जो भी देश इसको लागू करेंगे, उसे बाध्यकारी रूप में अपने यहाँ इसको लेकर के कानून बनाना पड़ेगा। और इसकी भी सार्वभौमिक पुष्टि हुई थी, सभी देश इसको साइन किए थे, सभी देश ने इसका सत्यापन किया था। अब देखो, इसमें भी टारगेट रखा गया था कि हमें चरणबद्ध तरीके से क्लोरोफ्लोरोकार्बन को समाप्त करना। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन को समाप्त करने के लिए विकसित देशों को अलग टारगेट दिया गया। विकसित देशों को कहा गया कि आप 2000 तक क्लोरोफ्लोरोकार्बन को समाप्त कर लें, और विकासशील देशों को कहा गया कि आप 2010 तक क्लोरोफ्लोरोकार्बन को समाप्त कर लें। तो चरणबद्ध तरीके से इसमें भी तैयार किया गया, कॉन्सेप्ट तैयार किया गया, चरणबद्ध तरीके से प्लान तैयार किया गया कि किस तरह से क्लोरोफ्लोरोकार्बन को हमें एलिमिनेट करना, उसे हटाना, उसे समाप्त करना। अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या होता है कि जैसे एसी वगैरह हो गया, फ्रिज हो गया, इसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज होता है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन को हटाने के बाद जो है, जो एसी कंपनी थी या फ्रिज कंपनी थी या जो अन्य कंपनी थी, उन्होंने क्लोरोफ्लोरोकार्बन के जगह पे HFC का प्रयोग करना शुरू किया, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग करना शुरू कर दिया। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन को हटा करके हाइड्रोफ्लोरोकार्बन शुरू कर दिया। इसके बाद क्या हुआ कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन क्या होता है कि ठीक है, ये अच्छा है, कर सकते हो, एक तरह से अच्छा है, ये आपके ओजोन डिप्लेशन नहीं करेगा, ओजोन क्षरण नहीं करेगा, ओजोन क्षरण को कम करेगा। लेकिन सवाल ये होता है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड, या दूसरे शब्दों में मैं कहूँ तो ग्लोबल वार्मिंग का रीजन एक बन गया था हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। तो एक तरफ हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के माध्यम से हम ओजोन क्षरण को कम कर रहे थे, क्योंकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन को रिप्लेस करके हाइड्रोफ्लोरोकार्बन लाया। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के कारण जो है हमारा ओजोन क्षरण कम हो रहा था, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा था, पृथ्वी की जो है ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा था। कैसे? एक डाटा है हमारे पास कि 1 किलो कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में यह गैस 14,800 गुना अधिक गर्मी प्रदान करता है। यानी जितना 1 किलो कार्बन डाइऑक्साइड गर्मी प्रदान करेगा, उतना 1 किलो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो है लगभग 15,000 गुना अधिक गर्मी प्रदान करता है। तो आप समझ सकते हो कि किस तरह से पृथ्वी का ताप बढ़ना शुरू हो गया, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ना शुरू हो गया। और इसी को लेकर के जितने भी पार्टी हैं, जितने भी देश थे, सभी देश के बीच में चर्चा हुई, और ये चर्चा समाप्त हुई थी किगाली समझौता में। किगाली समझौता में जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को संशोधन किया गया। बेसिकली किगाली जो है अफ्रीका के एक देश है रवांडा, रवांडा की राजधानी है किगाली। किगाली में अक्टूबर 2016 में 197 देश ने ग्रीन हाउस गैस कम करने के लिए, यानी हम हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को भी अब धीरे धीरे कम करेंगे, इसका टारगेट लिया गया। देखो, एक बार शुरू से मैं रिपीट करता हूँ। वियना कन्वेंशन में सबसे पहले CFC की चर्चा किया गया था, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को कम करने की चर्चा किया गया था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में क्लोरोफ्लोरोकार्बन को हमें एलिमिनेट करना है, इसको धीरे धीरे कम करना है या धीरे धीरे समाप्त करना है, इसकी चर्चा किया गया था। लोगों ने क्या किया है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन के जगह पे हाइड्रोफ्लोरोकार्बन यूज करना शुरू कर दिया। अब हाइड्रोफ्लोरोकार्बन क्या होता है कि भले ही ये ओजोन डिप्लेशन कम करे, ओजोन क्षरण कम करे, लेकिन ये ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाना शुरू कर दिया, धरती का ताप बढ़ाना शुरू कर दिया। तो फाइनली किगाली में जाकर के ये चर्चा हुआ कि हमें हाइड्रोफ्लोरोकार्बन भी कम करना है, इसे भी समाप्त करना है, और फेज वाइज हमें इसे समाप्त करना है। 2040 का लक्ष्य रखा गया है। हालांकि ये भी लक्ष्य अलग अलग है, विकसित देश को पहले समाप्त करना है, विकासशील देश को बाद में समाप्त करना है। भारत के लिए जो ये टारगेट है 2047 है, 2047 तक हमें हाइड्रोफ्लोरोकार्बन 80% कम करना है, ये भारत का टारगेट है। भारत का टारगेट याद रख लेना, अन्य टारगेट आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो किगाली में बेसिकली जो समझौता हुआ था उसमें हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को इम्प्लीमेंट करने की चर्चा किया गया था, और ये प्रोटोकॉल 2019 से सदस्य देशों के लिए बाध्यकारी है। तो पहला जो हमारा सम्मेलन था वियना सम्मेलन, वो बाध्यकारी नहीं था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वो बाध्यकारी था, और किगाली समझौता भी बाध्यकारी समझौता था।
तो साधारण शब्दों में मैंने डिस्कस कर दिया ये तीनों ही एग्रीमेंट आपके साथ। तो उम्मीद करता हूँ कि बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब जब आप इसको पढ़ोगे तो आपको डिटेल से और अच्छा लगेगा और इसे पढ़ने में मज़ा आएगा, पढ़ने में समझ आपकी विकसित होगी। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ निश्चित तौर पे इसे शेयर कर दें, और कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप ज़रूर हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।